नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेपाल और पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के कारण प्रदेश में कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियां खतरे के निशान के पार। पटना में धोबा नदी के उफान के कारण फतुहा में तटबंध टूटा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर और किशनगंज समेत 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर, लखीसराय, औरंगाबाद और नालंदा समेत 13 जिलों में खनिज पदार्थों की तलाश के लिए सर्वे करेगा। और आर्थिक अपराध इकाई ने कल से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की। अभ्यर्थियों को साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। इसके चलते कई प्रमुख और सहायक नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट और भागलपुर के कहलगांव में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। घाघरा और गंडक नदी भी उफान पर है। अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सोन नदी के इंद्रपुरी बराज के सभी फाटक खोले जाने के बाद जिले में नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट। अरवल की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने सोन नदी के तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण कर लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि रात में सोन नदी के जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। श्रीमती सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन माइकिंग के द्वारा लोगों को सावधान कर रही है। संबंधित अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए अरवल से चंद्रभूषण कुमार। इधर औरंगाबाद और आरा के कई प्रखंड क्षेत्रों में सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इन स्थानों पर बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पटना जिले के दनियावा में धोबा नदी भी उफान पर है। इसके चलते फतुहा में 2 स्थानों पर धोबा का तटबंध टूट गया है। वहीं सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूबने के साथ ही कई स्थानों पर बाढ़ का पानी फैल गया है। झारखंड के घोड़ाघाट वियर का फॉलिंग शटर टूटने से फल्गु नदी भी उफान पर है। इसके चलते जहानाबाद जिले के मोदनगंज और घोसी अंचल क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एक रिपोर्ट। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड के मिर्जापुर गांव के पास फल्गु नदी का तटबंध टूटने से सड़क 2 हिस्सों में बंट गई है। इससे 2 दर्जन गांवों के बीच आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार 2 वर्ष के बाद नदी में पानी आई है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने फल्गु नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जहानाबाद से आभास रंजन। वहीं रोहतास जिले में सोन नदी के जलस्तर को लेकर अच्छी खबर आई है। इसमें कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जलस्तर में कमी आने से कई तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा टल गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी लोगों को राहत मिली है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रोहतास जिले में सोन के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश थमने के बाद नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान नदी के जलस्तर में 3 से 4 फीट की कमी दर्ज की गई है। इससे सोन तटीय इलाके में उत्पन्न बाढ़ का खतरा टलता दिख रहा है। साथ ही कैमूर पहाड़ी से निकली नदियों का प्रवाह कम हो जाने से नौहट्टा और रोहतास प्रखंड में बाढ़ के पानी घटने से लोगों को राहत मिली है। वहीं एक दिन पूर्व बराज में 5 लाख क्यूसेक पानी पहुंचता था, जो अब घटकर 2.5 लाख क्यूसेक रह गया है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता सुजीत कुमार ने बताया कि बराज के 69 फाटक को खोलकर पानी के दबाव को नियंत्रित किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार।
दूसरी तरफ नालंदा जिले के एकंगरसराय और हिलसा प्रखंड अंतर्गत फल्गु और लोकाइन नदी में आई अचानक बाढ़ से हुई तबाही के 2 दिन बाद अब स्थिति यहां भी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कई गांवों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नालंदा जिले के एकंगरसराय और हिलसा प्रखंड के विभिन्न भागों में फल्गु और लोकान नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कई गांवों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है। बेलदारी बिघा गांव के घरों में घुसा बाढ़ का पानी निकल गया है। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर और सामुदायिक रसोई सुचारू रूप से चल रहे हैं। इधर प्रशासन टूटे तटबंधों की मरम्मती के काम में युद्ध स्तर पर जुटा है। पीएचडी विभाग के कर्मी भी कई गांवों में खराब पड़े चापाकल की मरम्मती का काम कर रहे हैं। महामारी के हालात न बने इसलिए गांवों के गली नली में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बाढ़ प्रभावित कई गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। इसके कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त तक मानसून के अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, भोजपुर और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर के सहार में सबसे अधिक 76.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आर्थिक अपराध इकाई ने कल से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित किसी भी अज्ञात फोन कॉल से सावधान रहने और इस संबंध में किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से बचने की सलाह दी है। ईओयू ने आशंका जताई है कि साइबर अपराधी और असामाजिक तत्व सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित अफवाह और भ्रम फैला सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र उपलब्ध कराने संबंधित किसी भी पोस्ट या कॉल मिलने पर तुरंत नजदीकी थाना या साइबर थाना में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। गौरतलब है कि सिपाही भर्ती परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को आयोजित की जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, लखीसराय, औरंगाबाद और नालंदा समेत 13 जिलों में खनिज पदार्थों की तलाश के लिए सर्वे करेगा। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्लानिंग बोर्ड ने जीएसआई को सर्वे की अनुमति दे दी है। जियोलॉजिकल विभाग ने इन जिलों के भूगर्भ में कई खनिज पदार्थों के भंडारण की संभावना जताई है। सर्वे का कार्य लगभग 4 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, वस्त्र और चर्म नीति के तहत स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार सशर्त अनुदान देगी। उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस नीति के तहत स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत 75% कर्मचारी बिहार के मूलवासी होंगे, तभी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही ऐसे कर्मियों की संख्या कम से कम 100 होना जरूरी है। अधिसूचना में कहा गया है कि कर्मचारियों को कम से कम 1 साल तक नियोजित रखना भी अनिवार्य होगा। रेलवे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रक्सौल से लोकमान्य तिलक के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन कर रहा है। यह ट्रेन आज शाम 7:15 पर रक्सौल से रवाना होगी और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, डीडीयू के रास्ते लोकमान्य तिलक जाएगी। ये ट्रेन 8 अगस्त को सुबह 5:50 पर लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। उसी दिन ये गाड़ी सुबह 7:55 पर रक्सौल के लिए रवाना होगी। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि बेगूसराय के सिमरिया धाम को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सिमरिया घाट पर सीढ़ी बनने के कारण सावन के महीने में श्रद्धालुओं को स्नान करने और जल भरने में सहूलियत हो रही है।
उन्होंने कहा कि सिमरिया घाट का विकास राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। श्री झा ने उम्मीद जताई है कि सिमरिया धाम जल्द ही धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की छुट्टी तालिका में संशोधन किया है। विद्यालयों में अब 6 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। संशोधित तालिका के अनुसार अब विद्यालयों में रक्षाबंधन की 1 दिन, हरतालिका तीज व्रत के 2 दिन, अनंत चतुर्दशी, जितिया और गुरु नानक जयंती के अवसर पर 1-1 दिन की छुट्टी रहेगी। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6ठी से 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी निपुण भारत मिशन के तहत किट दिया जाएगा। इसमें हर कक्षा के हिसाब से पठन पाठन की सामग्री होगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि 15 अगस्त तक सभी छात्र छात्राओं को किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और अब खबरें ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी हॉकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और कुश्ती की स्पर्धाओं में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक खेलों में सोमवार का दिन कोई खास नहीं रहा। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक का मुकाबला खेलने उतरे लक्ष्य सेन अपना मैच मलेशिया के जीजिया ली से 21-13, 16-21 और 11-21 से हार गए। महिला कुश्ती के 68 किलो भार वर्ग में निशा दैया ने अपना पहला बाउट यूक्रेन की तेतियाना रिज्को को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया, जहां वे उत्तर कोरिया की पाक सोगुम से कुश्ती के दौरान गंभीर रूप से घायल होकर प्रतियोगिता से बाहर हो गयी। कल शाम पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में अविनाश साबले ने 8 मिनट 15.43 सेकंड्स के समय के साथ अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहकर फाइनल में प्रवेश किया। इस दौड़ के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले वे पहले भारतीय एथलीट हैं। आज टेबल टेनिस में पुरुष टीम स्पर्धा में भारत का मुकाबला चीन से होगा। कुश्ती में 50 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट जापान की यूई सोसाकी से बाउट खेलकर अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला होगा सेमीफाइनल में जर्मनी से। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे आकाशवाणी पर इस मैच का आंखों देखा हाल सुनना न भूलें। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। वैशाली जिले में आज से आपकी पंचायत आपका प्रशासन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि यह कार्यक्रम 19 अक्टूबर तक जिले की सभी पंचायत में आयोजित किया जाएगा। अररिया जिले के भारतीय सीमा क्षेत्र बसमतिया बॉर्डर पर एसएसबी और बसमतिया थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर का शीर्षक दिया है, हसीना ने देश छोड़ा, पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी, अब सेना चलाएगी सरकार। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सोन में 8 साल बाद रिकॉर्ड उफान, फतुहा में धोबा का तटबंध टूटा। प्रभात खबर ने लिखा है, नगरपालिका कानून में संशोधन को लेकर मेयर ने दी कोर्ट में चुनौती, कहा रद्द हो प्रावधान। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, अनुच्छेद 370 पर निर्णय लोगों पर थोपने की जगह सहमति से चाहता था। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट, सेंसेक्स धड़ाम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल और पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के कारण प्रदेश में कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियां खतरे के निशान के पार। पटना में धोबा नदी के उफान के कारण फतुहा में तटबंध टूटा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर और किशनगंज समेत 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर, लखीसराय, औरंगाबाद और नालंदा समेत 13 जिलों में खनिज पदार्थों की तलाश के लिए सर्वे करेगा। और आर्थिक अपराध इकाई ने कल से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की। अभ्यर्थियों को साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की सलाह। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।